नमस्कार, महीनान की खास पेशकश कंपनी नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। कंपनी नामा एक वीकली शो है जो आपको कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत से जुड़ी हर बड़ी खबर के साथ साथ पूरे हफ्ते की विवादों से जुड़ी खबरों से भी अपडेट करवाता है। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको कॉर्पोरेट जगत की बड़ी सुर्खियों से रूबरू करवाते हैं। पहली खबर, अदानी समूह को लेकर इस हफ्ते कई खबरें आई हैं। पहला, इस समूह ने एसीसी अंबुजा के अधिग्रहण को पूरा कर लिया है। इस अधिग्रहण के बाद अदानी समूह देश का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक ग्रुप बन गया है। यह अधिग्रहण 6.4 अरब डॉलर में पूरा किया गया, जबकि इसकी अनुमानित कीमत 10.5 अरब डॉलर के आसपास लगाई गई थी। साथ ही एसीसी अंबुजा के बोर्ड में बड़े बदलाव किए गए हैं। अधिग्रहण के बाद गौतम अदानी अंबुजा सीमेंट के और उनके बड़े बेटे करण अडानी को एसीसी के चेयरमैन के तौर पर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा करण अडानी की अंबुजा सीमेंट के बोर्ड में भी डायरेक्टर के तौर पर नियुक्ति की गई है। एक और खबर यह भी आई थी कि अंबुजा सीमेंट में प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए अडानी समूह 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। 418 रुपए 87 पैसे के भाव पर 47.74 करोड़ वारंट जारी करने को मंजूरी दी गई है। यही नहीं, अगले 5 साल में सीमेंट उत्पादन क्षमता को 2 गुना बढ़ाकर 140 मिलियन टन करने की घोषणा भी की गई है। गौतम अदानी ने यह भी घोषणा की है कि अदानी समूह भारत का सबसे प्रॉफिटेबल यानी सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाला सीमेंट उत्पादक ग्रुप होगा। 19 सितंबर को एसीसी का शेयर 1%, अंबुजा का शेयर 9% से ज्यादा चढ़ा था और इस हफ्ते अंबुजा सीमेंट्स के शेयर ने 585 रुपए 70 पैसे का ऑल टाइम हाई स्तर भी छुआ था। पर 21 सितंबर को एसीसी अंबुजा का 13 अरब डॉलर का हिस्सा गिरवी रखने की खबर से दोनों शेयर 6% से ज्यादा गिरकर बंद हुए थे। दूसरी खबर, देश की चौथी सबसे बड़ी आईटी कंपनी विप्रो को लेकर इस हफ्ते 2 बड़ी खबरें आई हैं। पहला, इस कंपनी ने मून लाइटिंग के आरोप में अपने 300 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। विप्रो के चेयरमैन ऋषभ प्रेमजी ने कहा कि ये कर्मचारी कंपनी के साथ साथ किसी एक प्रतिस्पर्धी कंपनी के साथ भी काम कर रहे थे, जिस वजह से इन्हें निकाल दिया गया है। ऋषभ प्रेमजी ने हाल में मून लाइटिंग यानी एक साथ 2 कंपनियों में काम करने को कंपनी की अखंडता के उल्लंघन के तौर पर बताया था। इसके अलावा दूसरी खबर में बड़े अधिकारियों के इस्तीफे और मुनाफे में गिरावट के चलते इस कंपनी की पिछले साल की इंडस्ट्री से बेहतर ग्रोथ सवालों के घेरों में आ गई है। पिछले 1 महीने में कंपनी के 4 सीनियर अधिकारियों ने इस्तीफा दिया है, जो 4 देशों में कंपनी के कारोबार को संभाल रहे थे। 20 सितंबर को विप्रो का शेयर करीब 0.25% चढ़कर बंद हुआ था। तीसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। योग गुरु बाबा रामदेव ने अगले 5 साल में पतंजलि की 4 कंपनियों को लिस्ट करवाने या उनके आईपीओ लाने की घोषणा की है। ये घोषणा पिछले शुक्रवार को की गई थी। इन 4 कंपनियों में पतंजलि आयुर्वेद, पतंजलि मेडिसिन, पतंजलि वेलनेस और पतंजलि लाइफस्टाइल शामिल हैं। इसके अलावा अगले 5 साल में पतंजलि के टर्नओवर को बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। फिलहाल पूरे ग्रुप का टर्नओवर 40,000 करोड़ रुपए का है। बाबा रामदेव ने यह भी कहा कि वो पतंजलि फूड समेत इन 5 कंपनियों की 5 लाख करोड़ रुपए की मार्केट वैल्यू हासिल करने की योजना का भी बहुत जल्द खुलासा करेंगे। बीते 5 दिन में पतंजलि फूड्स का शेयर करीब 8% के आसपास उछला है। चौथी खबर की ओर बढ़ते हैं। एचडीएफसी ग्रुप की लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एचडीएफसी लाइफ को एक्साइड लाइफ के साथ विलय के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल यानी एनसीएलटी की मुंबई बेंच से मंजूरी मिल गई है। इस विलय के लिए दोनों कंपनियों को इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी इरडाई से अंतिम मंजूरी लेनी होगी। पिछले साल एचडीएफसी लाइफ ने एक्साइड लाइफ में 100% हिस्सा खरीद के बाद विलय की घोषणा की थी। इस डील के तहत एक्साइज इंडस्ट्रीज को कुल 6,687 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है, जिसमें 685 रुपए प्रति शेयर के भाव पर 8.7 करोड़ शेयर जारी किए गए थे और 726 करोड़ रुपए का कैश भुगतान किया गया था। एक्साइड इंडस्ट्रीज का अब एचडीएफसी लाइफ में 4.1% हिस्सा है। 19 सितंबर को एचडीएफसी लाइफ का शेयर करीब ½ % की बढ़त के साथ बंद हुआ था। पांचवी खबर, एमएनएम को लेकर इस हफ्ते 2 खबरें आई हैं। पहला, स्वराज इंजन्स यानी एसईएल में अतिरिक्त 17.41% हिस्सेदारी को 1400 रुपए प्रति शेयर के भाव पर एमएनएम खरीदने जा रही है। यह हिस्सेदारी किर्लोस्कर इंडस्ट्री से 296 करोड़ रुपए की रकम में खरीदी जाएगी। इस हिस्सा खरीद के बाद एमएनएम की स्वराज इंजन्स में हिस्सेदारी 34.72% से बढ़कर 52.13% हो जाएगी। इस सौदे के बाद एमएनएम की सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी स्वराज इंजन्स। दूसरी खबर में महिंद्रा ग्रुप ने अपनी रिन्यूएबल्स कंपनी महिंद्रा सस्टेन में 30% हिस्सा 2,317 करोड़ रुपए के वैल्यूएशन में बेच दिया है। यह हिस्सेदारी ओंटारियो टीचर्स को बेची गई है, जो 31 मई 2023 तक मिलकर महिंद्रा सस्टेन में करीब 10% अतिरिक्त हिस्सेदारी बेचने पर भी विचार करेगी। इस सौदे से ग्रुप को करीब 1300 करोड़ रुपए के आसपास की रकम मिलेगी। 19 सितंबर को एमएनएम का शेयर करीब 3.5% की मजबूती के साथ बंद हुआ था।
अगली खबर, टाटा समूह की एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया को लेकर इस हफ्ते 3 खबरें आई हैं। पहली खबर यह है कि टाटा समूह ने अपने एयरलाइन कारोबार के मेगा मर्जर पर विचार शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार इसकी शुरुआत एयर एशिया इंडिया की एयर इंडिया एक्सप्रेस में विलय के साथ हो सकती है, जो अगले 12 महीने में पूरा हो सकता है। एयर इंडिया ने एयर एशिया से एयर एशिया इंडिया की 16.33% हिस्सेदारी $3 करोड़ में खरीदने का फैसला लिया है। दूसरे चरण में विस्तारा के कारोबार को एयर इंडिया के साथ जोड़ा जाएगा। कारोबार के कंसोलिडेशन या मेगा मर्जर की प्रक्रिया 2024 तक पूरी हो सकती है। दूसरी खबर, ग्रुप की इंटरनेशनल बजट एयरलाइन एयर इंडिया एक्सप्रेस को 7 साल में पहली बार घाटा हुआ है। एयर इंडिया एक्सप्रेस को 98.2 करोड़ रुपए के मुनाफे के मुकाबले वित्त वर्ष 2022 में 72.3 करोड़ का घाटा हुआ है। इससे पहले वित्त वर्ष 2015 में 61 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था इस कंपनी को। तीसरी खबर, सरकार ने एयर इंडिया की 2 सब्सिडरी कंपनियों के निजीकरण की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। इन दोनों कंपनियों में एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड यानी AIASL और एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड यानी AIESL शामिल हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट यानी DIPAM ने AIASL और AIESL में रुचि का अंदाजा लगाने के लिए इन्वेस्टर मीटिंग्स और रोड शोज की शुरुआत कर दी है। सातवीं खबर, देश की सबसे वैल्यूएबल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी CCI ने जियो सिनेमा OTT के वायकॉम 18 मीडिया के साथ प्रस्तावित विलय को मंजूरी दे दी है। अप्रैल 2022 में RIL और वायकॉम 18 ने बोधी ट्री सिस्टम्स के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा की थी। इस पार्टनरशिप के तहत बोधी ट्री 13,500 करोड़ रुपए और रिलायंस प्रोजेक्ट्स एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज 1645 करोड़ रुपए का निवेश वायकॉम 18 में करेगी। इस 3 तरफा पार्टनरशिप से देश की सबसे बड़ी टीवी और डिजिटल स्ट्रीमिंग कंपनी बनाने की मंशा है। दूसरी खबर में RIL ने अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपनी निवेश रणनीति को नया अंदाज दिया है। इस रणनीति के तहत RIL ने अपने न्यू एनर्जी वर्टिकल पर बड़ा फोकस किया है। 2018 से लेकर अब तक हुए कुल $6.4 अरब के अधिग्रहण और हिस्सा खरीद में से न्यू एनर्जी वर्टिकल का हिस्सा बढ़कर करीब 26% हो गया है। 20 सितंबर को RIL का शेयर हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ था। तो ये थी इस हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। लेकिन अब रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार का। इस खास सेगमेंट में हम कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों पर फोकस करते हैं जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ होता है। ये खबरें इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन खबरों का शेयरों की कीमतों पर सीधा असर होता है, जिससे आपका फायदा और नुकसान दोनों जुड़े हुए हैं। आइए ऐसी ही खबरों पर नजर डालते हैं और पहली खबर का रुख कर लेते हैं। पहली खबर स्पाइसजेट से जुड़ी हुई है। नो फ्रिल कैरियर स्पाइसजेट को लेकर इस हफ्ते 2 खबरें आई हैं। दोनों ही खबरें खराब हैं। पहली खबर यह है कि कंपनी ने अपने करीब 80 पायलट्स को 3 महीने के लिए विदाउट पे लीव यानी बिना वेतन छुट्टी पर भेज दिया है। ये फैसला कंपनी ने अपने खर्चों में कटौती करने की मंशा और फ्लीट संख्या को 50% क्षमता पर ऑपरेट करने के DGCA के फैसले के चलते लिया है। और दूसरी खबर इसी से जुड़ी है। दरअसल एविएशन रेगुलेटर DGCA ने कंपनी की फ्लीट संख्या पर सीमा की डेडलाइन 29 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। 27 जुलाई को कंपनी की फ्लीट संख्या को 50% क्षमता पर ऑपरेट करने का आदेश जारी किया था। इस फैसले के साथ DGCA की ओर से कंपनी के कामकाज और वित्तीय स्थिति पर निगरानी की प्रक्रिया भी जारी रहेगी। 21 सितंबर को स्पाइसजेट का शेयर करीब 4.25% की गिरावट के साथ बंद हुआ था। दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं। बैंकिंग रेगुलेटर RBI ने सरकारी बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को PCA फ्रेमवर्क की वॉचलिस्ट से बाहर कर दिया है। RBI के नियमों के अनुसार बैंक में कई सारे पैमानों पर सुधार और बैंक की ओर से न्यूनतम कैपिटल नॉर्म्स के अनुपालन का रिटर्न कमिटमेंट देने के बाद ये फैसला लिया गया है। अधिक नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी NPAs और कम रिटर्न ऑन एसेट्स के चलते जून 2017 में बैंक को PCA फ्रेमवर्क में डाल दिया गया था। एपिसोड नंबर 36 में हमने आपको बताया था कि वित्तीय स्थिति में सुधार के चलते PCA फ्रेमवर्क से इस बैंक के बाहर आने के संभावित फैसले के बारे में। 21 सितंबर को सेंट्रल बैंक का शेयर करीब 6.5% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। तीसरी खबर का रुख कर लेते हैं। अनिल अंबानी ग्रुप में एक समय सबसे मजबूत समझे जाने वाली कंपनी रिलायंस कैपिटल की दिवालिया प्रक्रिया के जरिए जारी रेजोल्यूशन प्रक्रिया में देरी बढ़ती जा रही है। दरअसल कंपनी के कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स यानी COC ने बोली जमा करने की डेडलाइन को लगभग 1 महीना बढ़ाकर 30 अक्टूबर कर दिया है। ऐसा कंपनी के लिए बोली लगाने के इच्छुक निवेशकों की ओर से रेजोल्यूशन प्लान के तहत बोलियां जमा करने की डेडलाइन को 4 महीने बढ़ाने की मांग के चलते किया गया है। इस बारे में हमने आपको पिछले एपिसोड में जानकारी दी भी थी। आपको बता दें कि कंपनी के लिए US बेस्ड एसेट मैनेजमेंट फंड एडवेंट, पिरामल फाइनेंस, इंडसइंड बैंक के अलावा ओक ट्री और ज़ूरिक री ने बोली जमा करने की इच्छा जताई है।
चौथी खबर, शिप बिल्डिंग कंपनी एबीजी शिपयार्ड में 22,000 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले के मामले में सीबीआई ने कंपनी के पूर्व प्रमोटर ऋषि अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है। इस घोटाले को बैंकिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा घोटाला करार दिया गया है। 2012 से 2017 के दौरान एबीजी शिपयार्ड ने 28 बैंकों को 22,842 करोड़ रुपए का धोखा देने के लिए ट्रांजैक्शन का एक जाल बुना था। इस धोखाधड़ी से जुड़े मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का नाम प्रमुख रूप से सामने आया है। आपको बता दें कि जुलाई 2016 में इस कंपनी के खातों को एनपीए घोषित कर दिया गया था और जनवरी 2019 में एसबीआई ने इस कंपनी में घोटाले का पता लगाया था। आपको बता दें कि एबीजी शिपयार्ड ने करीब 100 सब्सिडरी कंपनी के जरिए बैंकों से लोन लिए थे, जिसका इस्तेमाल पर्सनल कामों के लिए किया गया था। एबीजी शिपयार्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 2,747 करोड़ रुपए के शिपयार्ड्स, एग्री लैंड्स, बैंक डिपॉजिट्स को जब्त किया है। अगली खबर, निजी क्षेत्र के बैंक येस बैंक को लेकर इस हफ्ते 3 से 4 बड़ी खबरें आई हैं। पहला, सीबीआई ने बैंक के पूर्व एमडी और सीईओ राणा कपूर और अवंथा ग्रुप व ऑयस्टर बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन गौतम थापर के खिलाफ 466 करोड़ रुपए के घोटाले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। जांच में पाया गया है कि ऑयस्टर बिल्डवेल ने बैंकों से पैसा लेकर अपनी होल्डिंग कंपनी और अन्य ग्रुप कंपनियों को डाइवर्ट किया था, जो फाइनेंशियली स्ट्रेस में थी। साथ ही दूसरी खबर में जवाहरलाल गोयल ने डिश टीवी के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि करीब 25% हिस्से के साथ येस बैंक इस कंपनी में सबसे बड़ा शेयरधारक है और लंबे समय से डिश टीवी के बोर्ड में बदलाव और जवाहर गोयल के इस्तीफे की मांग कर रहा था। इसके अलावा तीसरी खबर में बोर्ड ने 48,000 करोड़ रुपए के स्ट्रेस एसेट्स को प्राइवेट इक्विटी फर्म जेसी फ्लावर एआरसी को ट्रांसफर करने की मंजूरी दे दी है। साथ ही येस बैंक इस एआरसी में करीब 20% हिस्सेदारी भी खरीदेगा। 20 सितंबर को येस बैंक का शेयर करीब 0.25% चढ़कर बंद हुआ था, पर इस हफ्ते इस शेयर ने 16 महीने की ऊंचाई को भी टच किया था और डिश टीवी का शेयर करीब 3% की बढ़त के साथ बंद हुआ था। अगली खबर, चाय के कारोबार से जुड़ी और कर्ज से जूझ रही कंपनी मैक्लोड रसल को खरीदने के लिए इलेक्ट्रोड पेस्ट के उत्पादन से जुड़ी कंपनी कार्बन रिसोर्सेज ने दिलचस्पी दिखाई है। विलियमसन मैगर ग्रुप की इस कंपनी में कंट्रोलिंग हिस्सा खरीदने के लिए कार्बन रिसोर्सेज ने मैक्लोड रसल के लेंडर्स को लेटर ऑफ इंटेंट भेजा है। इस लेटर में कार्बन रिसोर्सेज ने मैक्लोड रसल में इक्विटी के जरिए 300 करोड़ रुपए और कर्ज के जरिए 945 करोड़ रुपए का निवेश करने का ऑफर दिया है। आपको बता दें कि मैक्लोड रसल पर 1700 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। इसी संदर्भ में कार्बन रिसोर्सेज ने पिछले शुक्रवार को खुले बाजार से मैक्लोड रसल की करीब 5% हिस्सेदारी भी खरीदी थी, जिसके बाद 2 दिन में यह शेयर 42% उछला था। लेकिन बीते 5 दिन में मैक्लोड रसल का शेयर करीब 36% के आसपास चढ़ चुका है। सातवीं खबर, इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने फोर्टिस हेल्थकेयर के लिए आईएचएच को ओपन ऑफर पर रोक को जारी रखने का फैसला सुनाया है। मलेशिया की कंपनी आईएचएच के ओपन ऑफर को मंजूरी देने के बजाय सुप्रीम कोर्ट ने फोर्टिस हेल्थकेयर के फॉरेंसिक ऑडिट के आदेश जारी कर दिए हैं। आईएचएच ने 2018 में फोर्टिस हेल्थकेयर का 31% हिस्सा खरीदने के लिए बोली जीती थी, जिसके बाद सेबी के नियमों के अनुसार शेयरधारकों के लिए 26% हिस्से के लिए ओपन ऑफर ट्रिगर हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने अब यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट को सौंप दिया है, जो ओपन ऑफर पर फैसला लेगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व ओनर्स मलविंदर सिंह और शिविंदर सिंह को 6 महीने की सजा भी सुनाई है। 22 सितंबर को फैसला आने के बाद फोर्टिस हेल्थकेयर का शेयर 20% तक इंट्राडे में लुढ़क गया था, पर करीब 15% की गिरावट के साथ बंद हुआ था। आठवीं खबर, कैनरा बैंक की हाउसिंग फाइनेंस सब्सिडरी कैनफिन होम्स की एमडी एंड सीईओ गिरीश कोसगी ने इस हफ्ते इस्तीफा दे दिया है। हालांकि कोसगी ने निजी वजह से ये इस्तीफा देने की घोषणा की है, पर इस घोषणा के बाद कैनफिन होम्स के शेयरों में तेज गिरावट देखने को मिली थी। ब्रोकिंग फर्म जेफरीज के मुताबिक गिरीश कोसगी का इस्तीफा इसलिए अहम है क्योंकि कोविड महामारी के दौरान भी इनके नेतृत्व में कंपनी ने मजबूत बैलेंस शीट ग्रोथ और अच्छी एसेट क्वालिटी दर्ज की थी। जेफरीज के मुताबिक हालांकि कंपनी के फंडामेंटल्स मजबूत है, पर नए एमडी एंड सीईओ की नियुक्ति को लेकर अनिश्चितता से शेयरों पर दबाव दिख रहा है। 20 सितंबर को कैनफिन होम्स का शेयर करीब 4% गिरा था और 5 दिन में 17% से ज्यादा लुढ़क चुका है। चलिए, तो ये थी ऑन द रडार और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी इस हफ्ते की बड़ी खबरें। आइए अब बात करते हैं स्टार्टअप जगत की स्टार्टअप अपडेट में और पहली खबर का रुख करते हैं। देश के सबसे वैल्यूएबल एडटेक स्टार्टअप बायजूस ने अपना फोकस पूरी तरह से प्रॉफिटेबिलिटी यानी मुनाफे के साथ ग्रोथ पर कर लिया है। वित्त वर्ष 2021 में कंपनी को 4,500 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था और ऑडिट रिपोर्ट को लेकर मिली प्रतिक्रियाओं के बाद कंपनी ने फाउंडर और सीईओ बायजू रविंद्रन ने पब्लिक और अपने कर्मचारियों को आभार प्रकट करते हुए एक चिट्ठी लिखकर ये जानकारी दी है। उन्होंने माना है कि बड़े अधिग्रहण, मार्केटिंग खर्च और बढ़ते कर्मचारी खर्च से कंपनी को घाटा हुआ है।
बाजू ने यह भी कहा कि पिछले 6 महीने कंपनी के लिए चुनौतीपूर्ण थे, पर इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिला है और अब कंपनी का लक्ष्य मुनाफे के साथ आगे बढ़ने और अपने स्टूडेंट्स के जीवन में वैल्यू ऐड करने पर रहेगा। दूसरी खबर, होटल एग्रीगेटर ओयो ने अपनी आईपीओ लाने की योजना को रिवाइव कर दिया है। दरअसल ओयो होटल्स की पेरेंट कंपनी ओरेवल स्टेज लिमिटेड ने आईपीओ के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास रिवाइज्ड डीआरएचपी दाखिल किया है। खबरों के मुताबिक ओयो का आईपीओ अगले साल यानी 2023 की पहली तिमाही में आ सकता है। अक्टूबर 2021 में कंपनी ने आईपीओ के जरिए 8,430 करोड़ रुपए जुटाने के लिए अर्जी दाखिल की थी, लेकिन कोविड महामारी के कारण लगे प्रतिबंधों के चलते कंपनी को इस साल की शुरुआत में अपने आईपीओ को स्थगित करना पड़ा था। आईपीओ फाइलिंग से मिली जानकारी के अनुसार वित्त वर्ष 2022 और वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही में ओयो के घाटे में कमी आई है। मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी का घाटा घटकर 414 करोड़ रुपए रहा है और कंपनी ने पहली बार 7 करोड़ रुपए का कामकाजी मुनाफा दर्ज किया है। वित्त वर्ष 2022 में सालाना आधार पर घाटा 4,103 करोड़ रुपए से लगभग आधा होकर 2,140 करोड़ रुपए पर रहा है। तीसरी खबर, गूगल की ओर से समर्थित ई कॉमर्स ट्रेडिंग एंड पेमेंट्स प्लेटफॉर्म डोटपे ने सीरीज बी फंडिंग राउंड में 5.8 करोड़ डॉलर की रकम जुटाई है। इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व सिंगापुर के सॉवरेन फंड टेमेसेक ने किया। गुरुग्राम के स्टार्टअप की ओर से बीते 18 महीने में ये दूसरा फंडिंग राउंड है। इस फंडिंग राउंड में टेमेसेक ने करीब 150 करोड़ रुपए या करीब 2 करोड़ डॉलर और पेयू फिनटेक इन्वेस्टमेंट एंटरप्राइज ने करीब 92 करोड़ रुपए या 1.12 करोड़ डॉलर का निवेश किया है। पिछले फंडिंग राउंड के मुकाबले इस कंपनी के वैल्यूएशन में 3 गुना की बढ़ोतरी हुई है। इस रकम से कंपनी की फाइनेंशियल सर्विसेज में एंट्री लेने की योजना है। चौथी खबर का रुख कर लेते हैं। रियल मनी स्किल गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो ने दिल्ली हाईकोर्ट में दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनी गूगल के खिलाफ मुकदमा दाखिल किया है। विंजो ने गूगल प्ले स्टोर पर डेली फैंटेसी स्पोर्ट्स यानी डीएफएस और रमी ऐप्स के लिए गूगल के पायलट प्रोग्राम के खिलाफ निषेधाज्ञा मांगी है। विंजो ने अपनी अर्जी में कहा कि पायलट प्रोग्राम के लिए डीएफएस और रमी ऐप्स का चयन करने का गूगल का फैसला भेदभावपूर्ण और मनमाना वर्गीकरण है। आपको बता दें कि 7 सितंबर को गूगल ने एक लिमिटेड टाइम पायलट प्रोग्राम की घोषणा की थी, जिसमें भारत में गूगल प्ले स्टोर के जरिए डीएफएस और रमी ऐप्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की मंजूरी दी गई थी। पांचवी खबर, मुंबई के ऑल्टरनेट एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म अल्फा ऑल्टरनेटिव्स ने अपने दूसरे फंडिंग राउंड के जरिए 130 करोड़ रुपए की पूंजी हासिल की है। इस फंडिंग राउंड के बाद कंपनी का वैल्यूएशन बढ़कर 20 करोड़ डॉलर हो गया है। इससे पहले 2020 में अल्फा ऑल्टरनेटिव्स ने पहले फंडिंग राउंड में 115 करोड़ रुपए की रकम जुटाई थी। इस रकम का इस्तेमाल सभी एसेट क्लासेस में कारोबार के विस्तार पर किया जाएगा। छठी खबर, सॉफ्टबैंक ग्रुप की ओर से समर्थित राइड हेलिंग फर्म ओला की 200 इंजीनियर्स को नौकरी से निकालने की योजना है। निकाले जाने वाले कर्मचारी कंपनी के कुल इंजीनियर्स की संख्या का 10% के आसपास का हिस्सा है। ये कर्मचारी कंपनी के दोनों प्रमुख कारोबार यानी राइड हेलिंग और इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग से निकाले जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी अपने बड़े कारोबार में रिडंडेंसी यानी फालतूपन कम करना चाहती है। आपको बता दें कि पिछले साल कंपनी ने ई स्कूटर्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू की थी और 2024 से इलेक्ट्रिक कारों का उत्पादन शुरू करने की कंपनी की योजना है। सातवीं खबर, एडटेक स्टार्टअप लीडो लर्निंग ने अपने कर्मचारियों को फाइनल सेटलमेंट के लिए ऑफर भेजे हैं। ये ऑफर कंपनी के टीचर्स, एडुकेटर्स, काउंसलर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को भी मिले हैं। इस ऑफर के मुताबिक कर्मचारियों को अगले 2 हफ्ते में बकाया रकम का 50 से 75% भुगतान किया जाएगा। माना जा रहा है कि कंपनी के करीब 75% कर्मचारियों ने इस फाइनल सेटलमेंट ऑफर को स्वीकार कर लिया है, पर जिन कर्मचारियों ने इस ऑफर को स्वीकार किया है वो कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। सितंबर के पहले हफ्ते में लीडो लर्निंग ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया था, जिसकी जानकारी हमने आपको पिछले एपिसोड में दी हुई थी। अगली खबर, इंश्योरटेक प्लेटफॉर्म जोपर ने सीरीज सी फंडिंग राउंड में 7.5 करोड़ डॉलर की रकम जुटा ली है। इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व क्रेजिस ने किया और इस फंडिंग राउंड में आईसीआईसीआई वेंचर्स व बेसमर वेंचर्स पार्टनर्स ने भी हिस्सा लिया था। इस रकम का इस्तेमाल बिजनेस डेवलपमेंट के लिए पहल, मर्जर और अधिग्रहण के जरिए ग्रोथ के साथ साथ ग्लोबल विस्तार के लिए किया जाएगा। 2011 में स्थापित जोपर की अमेजोन, ओला, शाओमी, क्रोमा, हिटाची, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, चैतन्य जैसे 150 से ज़्यादा इकोसिस्टम पार्टनर्स के जरिए 1200 से ज़्यादा शहरों में मौजूदगी है। चलिए, तो ये थी पूरे हफ्ते की कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। उम्मीद है आपको कंपनीनामा का आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको हमारा आज का ये शो कैसा लगा, अपना फीडबैक और अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि हम इस शो को और बेहतर बना सकें। तो अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए मनी 9। नमस्कार।